नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं अशोक महान द ग्रेट अशोक के बारे में। इससे पहले हमारी जो हिस्ट्री की क्लास हुई थी हमने उसमें मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के विषय में पढ़ा था। यदि आपने वही क्लास ना देखी हो तो एक बार उस क्लास को अवश्य देख ले, क्योंकि यह जो क्लास है यूपी पैट के हिसाब से उसको ध्यान में रख के बनाई जा रही है, इसलिए क्लास को अवश्य देखें। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं हम सबसे पहले अशोक महान द ग्रेट अशोका के बारे में। कहते हैं अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। कहते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कहते हैं अशोक हुआ था। ठीक है, तो अशोक महान 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठे। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताइए भैया कि जो अशोक थे वो मगध की गद्दी कर कर बैठे, आप बताएंगे 269 ईसा पूर्व बैठे। कहते हैं राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। यह क्वेश्चन काफी बार आया है। कहते हैं जब राजगद्दी पर बैठे उस समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? आप बताएंगे भैया कि जब राजगद्दी पर बैठे उस समय जो अशोक थे वो अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। अवंती का तात्पर्य होता है उज्जैन से, याद रखिएगा। कहते हैं मास्की और गुर्जरा अवलेख की बात करते हैं। मास्की और गुर्जरा अवलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहते हैं यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? आप बताएंगे भैया पहला तो एक मास्की अवलेख हो गया, दूसरा गुर्जरा का अवलेख हो गया। यह दो अवलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? आप बताएंगे भैया कि भैया जो पुराण थे, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। तो पुराणों में अशोक को किसके नाम से? आप बताएंगे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। या वही अशोक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मृत्यु के घाट उतार कर राजगद्दी पर बैठे। और इनके सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? कहते सुसीम था। ठीक है, सुसीम हुआ करता था। ठीक है, यह वही अशोक है जो बाद में इतने शांत हो गए कि सबसे कहने लगे अहिंसा का रास्ता अपनाओ। ठीक है, अब देखिए, आइए क्लास पे आते हैं कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व, कहते हैं कि 269 पे तो भैया यह राजगद्दी पर ही बैठे, उसके 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, कलिंग पर आक्रमण कर दिया कि अब सबसे बड़ी बात है कि कलिंग कहाँ है? कहते हैं आज का वो वर्तमान का हमारा जो उड़ीसा का भाग है वह कलिंग का भाग हुआ करता था, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो तोसली हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि तोसली हुआ करती थी। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। समझ रहे हैं ना आप? कहते हैं तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। और हाँ, आपने एक अवलेख के विषय में सुना होगा, हाथी गुम्फा अवलेख। हाथी गुम्फा अवलेख यह वह अवलेख है जो कलिंग में स्थित हुआ करता था। यह वही अवलेख है जिसपे सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा अवलेख है जिसमें सबसे पहले लिखा मिलता है भारतवर्ष, आप कहेंगे भैया जो आपको हाथी गुम्फा अवलेख है, वह जो अवलेख है उसमें आपको सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। कहते हैं पिलानी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलोडेल्फस यानी कि टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा अशोक के दरबार में। हमने आपको बताया था कि एक राजदूत के विषय में जो आपको पढ़ाया था जब हमने बिंदुसार, उसमें बताया था। एक राजदूत के विषय में यहाँ पे भी बताया है। ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं नहीं, याद रखिएगा। कहते हैं अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो अशोक थे बहुत क्रूर थे, बाद में जाके एकदम शांत स्वभाव के हो गए, लेकिन बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया। तो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो नाम आता है उपगुप्त का नाम आता है। किसका? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। जितने बार आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं आप लगाइए, क्योंकि यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु, कहते हैं अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, और जिनका नाम हुआ करता चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, यानी कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु कितने, कहते हैं 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और
किसको दान में दी थी? कहते हैं आजीविकों को देने के लिए। कहते हैं चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी जिनका नाम हुआ करता था। और अशोक के पौत्र दशरथ, कहते हैं अशोक के पौत्र कौन? कहते हैं दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। याद रखिएगा, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? आप बताएंगे दशरथ था। इसने कौन सी, कहते हैं नागार्जुन गुफा, किसको प्रदान की थी? आजीविकों को प्रदान की थी। आजीविकों को मानने वाला, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला कौन था? कहते हैं बिंदुसार हुआ करता था। अशोक की माता का नाम अगर पूछा जाए, आप बताएंगे भैया अशोक की जो माता थी उनका नाम सुभद्रांगी हुआ करता था। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यह क्वेश्चन अगर पूछा गया कि बताइए कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? आप बताएंगे भैया अपने पुत्र महेंद्र को, और पुत्री का नाम होता है संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। अब देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? आप बताएंगे अशोक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया गया है। कहते हैं अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक का प्रयोग किया जाता है। कितनी लिपियां? कहते हैं 4 लिपियां। कौन कौन सी? पहली तो भैया ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, तीसरी ग्रीक और चौथी अरामाइक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अशोक के जो शिलालेख होते हैं इनके द्वारा ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ग्रीक एवं अरामाइक की बात करते हैं। कहते हैं ग्रीक और अरामाइक जो लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिलता है। कहते हैं शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कितनी लिपियों का? आप बताएंगे 4 लिपियों का। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक। कहने का तात्पर्य आप जब आप भारत में होंगे उस समय आप ब्राह्मी लिपि के, पाकिस्तान में होंगे खरोष्टी, और अरामाइक अफगानिस्तान के अंतर्गत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की बात के ऊपर चर्चा करते हैं। अशोक के स्तंभ के 3 भागों में बांटा गया। अशोक के जो अभिलेख हुआ करते थे, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख हुआ, दूसरा स्तंभ लेख हुआ, तीसरा हुआ क्या? बताएंगे गुहा लेख हुआ करता था। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख हुआ करता था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? तो अशोक के जो शिलालेख हुआ करते थे उनकी खोज 1750 में किसने? पेट्रो दी पैंथलर ने की थी। किसकी संख्या? पेट्रो दी पैंथलर ने कब की? 1750 में की। किसके अभिलेख? अशोक के शिलालेखों की खोज करी गई थी। इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? इनकी संख्या 14 है। ठीक है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली? कहते हैं कि जेम्स प्रिंसेप को। किसे? तो कहेंगे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा है। और कब पढ़ा? आप बताएंगे 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया है। किसके द्वारा? कहते हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। और खोज किसने की? आप बताएंगे पेट्रो दी पैंथलर के द्वारा यह खोज करेगी 1750 में, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया है। अब चर्चा करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख, और उनमें वर्णित कुछ विषय हैं। यह विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि बताइए अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में किस विषय में चर्चा की है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है यहां से, इसलिए क्लास पूरी देखिएगा। यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और हाँ, हमारी ज्योग्राफी की जो हमारी पूरा जीएस का पोर्शन है हम पूरा कवर करवाएंगे। और पैट आपका पैट होगा, अन्य भर्ती परीक्षाओं से संबंध भी विषय में भी हम आपको ले आगे क्लासें चलाते रहेंगे। देखिए, पहले शिलालेख में अशोक ने क्या कहा? भैया पहले शिलालेख के अंतर्गत जो अशोक होते हैं यह निंदा करते हैं, इसमें पशु बलि की निंदा करी गई। किसकी? तो कहते हैं इसमें पशु बलि की निंदा की गई है पहले शिलालेख में। याद रखिएगा, पहला शिलालेख होता है, कहते हैं पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की। वहीं दूसरे शिलालेख में बताया कि इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात करी है। कहते हैं वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्था की बात करी? आप बताएंगे भैया कि वह दूसरा शिलालेख है। कितना? कहते हैं दूसरा शिलालेख है। पहला शिलालेख अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, जबकि दूसरा शिलालेख कहते हैं अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात करी है। तीसरा शिलालेख जितने महत्वपूर्ण हम आपको उतने ही पढ़ाएंगे, सारे नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा। ठीक है। तो तीसरा शिलालेख होता है, इसमें अशोक आदेश देते हैं अपने राज्य अधिकारियों को। कहते हैं हर 5वें वर्ष के उपरांत वह अपने राज्य में भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे, और हाँ दौरे पर जाएंगे। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों को भी उल्लेख किया गया है। तो हमने पहले इनके 3 शिलालेख पढ़े। पहले में इन्होंने बताया कि भैया पशु बलि की निंदा की है। दूसरे शिलालेख में बताया कि अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात की है। तो वहीं तीसरा शिलालेख कहता है कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष, कौन से हर 5वें वर्ष, कौन सा शिलालेख होता है? कहता है तीसरा शिलालेख होता है। उपरांत दौरा
पर जाएंगे। कहते हैं उपरांत हर 5वें वर्षों के दौरान वे अपने राज्य के दौरे पर जाएंगे और समस्याओं के विषय में सुनेंगे। कहते हैं शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों के विषय में भी बताया गया है, याद रखिएगा। चौथा शिलालेख होता है, कहते हैं चौथे शिलालेख में इन्होंने भूरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कही है। किस में? भेरी घोष की जगह धम्म घोष कहते हैं चौथे शिलालेख में। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंध रखता है। ऊपर के 3 बेहद महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। ऊपर के 3 बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पूछने के चांस 90% आपके चौथे शिलालेख से भी है। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात करता है, तो वहीं 7वां और 8वां शिलालेख जितने बार आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं इसके ऊपर लगाइएगा, क्योंकि 7वां और 8वां जो शिलालेख है इसमें शीर्षक से तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। यह बार बार आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। कहते हैं 7वां और 8वां शिलालेख है। कहते हैं जब आप अब 10वें शिलालेख के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि 7वां 8वां आपसे बेहद ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण। जितने बार मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं आप लगाइए। 7वां 8वां शिलालेख, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है? आप बताएंगे भैया 7वां और 8वां शिलालेख है। कहते हैं 10वां शिलालेख की बात आती है तो इसमें अशोक ने आदेश दिया राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 10वें शिलालेख में, ठीक है। 11वां शिलालेख की बात करते हैं, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करी गई है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले बात यहीं पे करी गई है कि आपसे पूछा गया कि वह कौन सा शिलालेख है जिसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई। आप बताएंगे भैया कि वह 12वां शिलालेख है। कौन सा? कहेंगे 12वां शिलालेख है जिसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करी गई है, याद रखिएगा। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के विषय में वर्णन की बात करता है। कलिंग युद्ध के विषय में कौन? कहेंगे 13वां शिलालेख है। और यह वही शिलालेख है जिसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है। यह इसमें भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो अगर पूछने के चांस है तो हम आपको अभी बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां और यह 13वां, ठीक है। 13वां, ये जो शिलालेख हैं आप इनको अवश्य देखें क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और जब यह शिलालेख हैं इतने महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन शिलालेख से पूछा गया तो यहाँ से ही पूछा जाएगा। इसलिए आइए 13वें शिलालेख में अशोक कलिंग युद्ध के विषय की बात करते हैं और अपने हृदय परिवर्तन की भी बात करते हैं। 14वें शिलालेख की बात करते हैं तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की बात कही है। ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक कहते हैं कि जनता को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए? आप बताएंगे 14वें शिलालेख के अंतर्गत यह बात करी गई है। तो हमने अशोक के 14 शिलालेखों के विषय में पढ़ा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बताया। यदि आपने ना देखा हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला जरूर पढ़िएगा, दूसरा पढ़िएगा, तीसरा और चौथा, ये 4 हो गए। उसके बाद आपको पढ़ना होगा 7वां, 8वां और फिर 13वां और 14वां। ये जो शिलालेख हैं इतने बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा शिलालेख से तो यहाँ से बनेगा। और जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको सबको हम बताते जाएंगे। कहते हैं आप अशोक के स्तंभ लेख की संख्या अगर आपसे पूछे तो बताएंगे 7 अशोक के स्तंभ लेख हुआ करते थे। अशोक के अगर शिलालेख पूछे तो भैया 14 शिलालेख हुआ करते थे। सबसे लंबा शिलालेख कौन सा होता है आप बताइए? अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहते हैं कि जो अशोक के स्तंभ लेख हुआ करते थे इनकी संख्या 7 होती थी, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख थे किस लिपि में लिखे गए? आप बताएंगे केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए या अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। पहला प्रयाग स्तंभ, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को लेकर अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। महत्वपूर्ण क्यों है? अंडरलाइन जरूर कर रहे हैं ब्रैकेट में, किस लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं पहला शिलालेख अकबर ने कहा, कहते हैं अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। किस अभिलेख को? कौशाम्बी अभिलेख को। तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को, स्तंभ लेख को कहाँ अभिलेख कर किसके द्वारा करवाएगा? इलाहाबाद में, कहते हैं अकबर के द्वारा। कहते हैं दिल्ली टोपरा की बात आती है तो दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है, याद रखिएगा। दिल्ली टोपरा की जब बात आएगी तो नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक का। कहते हैं कौशाम्बी की बात आएगी तो आप बताएंगे भैया जो अकबर था, अकबर ने इलाहाबाद के किले में कौशाम्बी का स्तंभ लेकर लगवाया। और दिल्ली का आप बताएंगे जो दिल्ली कौन लेकर आया? कहते हैं फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक लेकर आए थे दिल्ली टोपरा की जब आप बात करते हैं, ठीक है। आइए तीसरे के विषय में दिल्ली मेरठ की बात आती है, यह भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित होता है। अगर आप
एक बात याद रखिएगा कि अगर आप बिहार का पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चौथा, पाँचवा और छठवां बेहद ही महत्वपूर्ण है। चौथा, पाँचवा, छठवां बेहद ही महत्वपूर्ण। अगर आप बिहार की किसी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो लौरिया, ये नंदनगढ़ और रामपुरवा ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हमने पहले कौशाम्बी बताया आपको, हम क्योंकि यह क्लास हमारी पैट के हिसाब से, इसलिए हम पैट के हिसाब से ज़रूरी जो आपके पूछने के चांस है सिर्फ उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया सबसे पहले आपको कौशाम्बी अभिलेख का संबंध किससे? अकबर से। अकबर ने क्या किया? कहते हैं इलाहाबाद के। फिर दिल्ली टोपरा कौन लेके आया? टोपरा का जो अभिलेख था वह फिरोज शाह तुगलक लेके आया। कहाँ? दिल्ली लेके आया। मेरठ से कौन लेके आया दिल्ली? कहता है फिरोज शाह तुगलक लेके आए। तो ऊपर के जो 3 हैं वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और जो ये वाले 3 हैं 4, 5, 6 यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? कहते हैं जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कहते हैं कौशाम्बी का अभिलेख कहते हैं रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख का संबंध होता है कहते हैं कहाँ, इसमें कहाँ है? कहते हैं वर्तमान में है, अगर इलाहाबाद के किले में रखा हुआ है। और इलाहाबाद के किले में लेके कौन आया इसे? तो आप बताएंगे भैया जो इलाहाबाद के किले में लेके आने वाला अकबर हुआ करता है। कहते हैं अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मदेई का होता है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर को घटा देने की बात करी गई है। अशोक ने भू राजस्व की दर घटाई, लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाई। अपनी जो यह किस वर्ष गए थे अपने राज्य के कितने वर्षों बाद यह लुम्बिनी गए थे? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन पूछा जाए अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है, आप बताएंगे भैया कि जो अशोक का 7वां शिलालेख है वह सबसे लंबा शिलालेख हुआ करता है। कहते हैं प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारकुना कांधार अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में मिलता है। हमने आपको पहले ही बताया, याद रखिएगा कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक। अफगानिस्तान की बात आती है तो अरामाइक की बात आती है। खरोष्टी की बात करेंगे आप पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, पाकिस्तान एरिया में मिलेगा खरोष्टी वाला। अरामाइक मिलेगा आपको अफगानिस्तान। ब्राह्मी की बात करते हैं तो आपको मिलेगा कहाँ? कहते हैं भारत में मिलता है। ठीक है। यह जो अभिलेख हैं जहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोटी मोटी तौर पे यह बात याद रखिएगा। ठीक है। अब कांधार कहाँ है? आप बताएंगे भैया कांधार कहाँ है, आप खुद ही बताइएगा किस भाषा में होगा। ठीक है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति में के पूर्व उनके चरित्र को जांचा जाता था, परखा जाता था। उनकी जिसे जो मुख्यमंत्री होते थे जब उसकी नियुक्ति होती थी उसके पहले उसका एक उपधा परीक्षण हुआ करता था। उपधा परीक्षण किसके लिए? कहते हैं मुख्यमंत्री के चरित्र को नापने के लिए हुआ करता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की जो संख्या हुआ करती थी वो 5 हुआ करता था, यानी कि प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन हुआ करते थे। कहते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप हुआ करता था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था और जो 6 समितियों में विभाजित हुआ करता था। कहते हैं प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। कितने प्रशासन में? कहते हैं 30 सदस्यों का। कितना? कहते हैं 30 सदस्यों का। कहते हैं कितनी समितियों में विभाजित हुआ? कहते हैं 6 समितियों में विभाजित हुआ। प्रत्येक समिति में कितने? कहते हैं 5 सदस्य हुआ करते थे। याद रखिएगा बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हाँ देखिए, आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो एक बार यदि आपको क्लास पसंद आई तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। और हाँ, हमारी जो आपको ज्योग्राफी क्लास थी वो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लास ज्योग्राफी की दी है। यदि वो क्लास भारत का जो सामान्य परिचय हमने आपको उसमें बताया वो भी मैप के माध्यम से बताया। मैप के माध्यम से पूरा हमने आपको बताया, कहते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है। यदि आपको वो क्लास पसंद आए हमारी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमने उत्तर, दक्षिण, पूरब सब विस्तार से चर्चा की है भारत के परिचय के विषय में। ठीक है। भरोसा रखिएगा, आपका पैट का पूरा जीएस का सिलेबस हम पूरा करवा देंगे और एमसीक्यू जो आपके हैं वो हम ज़रूर अवश्य कराएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और हाँ, क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, यदि आपको पसंद आए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आप लाइक करेंगे तभी हमारा भरोसा होगा, हमें प्रसन्नता मिलेगी, हम और अच्छे तरीके से आपके सामने आगे की क्लासें लेकर आएंगे चित्रों के माध्यम से। यदि आपको क्लास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।